जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रहार जी। इसमें आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का दूसरा क्लास लेकर आए हैं। दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तारों की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ स्टार। इससे पहले हमने आपको बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बाद गैलेक्सी कैसे बना। तो पूरा हम एक सीरीज चलाएंगे। जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि दुनिया की सारी चीज़ें जो भी थे, धूल कण, ठोस, छोटे चट्टान, बड़े चट्टान, टुकड़ा, जो भी था, गैस, सब क्या था कि एक पिंड में समाहित था, यानी कि एक ठोस गोला के अंदर समाहित था। और उस गोला के अंदर इतना डेंसिटी बढ़ा कि पूरा एरिया सघन हो गया। और जैसे ही पूरा एरिया सघन हुआ को उसका टेम्परेचर, तापमान बढ़ने लगा और इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि एकाएक उस गोले में ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। और वो ब्लास्ट होने के बाद जो टुकड़ा इधर उधर ब्रह्मांड में फैल गया था, वो गैलेक्सी के रूप में हमारे सामने आ गया। तो हम लोग ब्रह्मांड और गैलेक्सी के बारे में पहले डिटेल कर चुके हैं। अब क्या है कि गैलेक्सी के अंदर बने कई सारे तारे बनने की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले क्या हुआ कि गोला में जब ब्लास्ट हुआ तो ब्रह्मांड बन गया और ठोस पदार्थ जो इधर उधर बिखर गए वो गैलेक्सी के रूप में। अब गैलेक्सी के अंदर जितने भी गैस घूम रहे थे, जिसमें उसमें मेन पोर्शन में दो गैस थे, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। और ये हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिलकर और तारों की बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। तो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे वो करेंगे द ओरिजिन ऑफ स्टार, तारों की उत्पत्ति। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप ध्यान देंगे कि दो गैस जो सबसे महत्वपूर्ण है तारों की उत्पत्ति में, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। क्या हुआ कि वायुमंडल, ब्रह्मांड के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम, इसके अलावा धूल के कण, ये सब इधर उधर घूम रहे थे, जैसे वायुमंडल में घूम रहे थे। अब हीलियम का उस समय टेम्परेचर इतना था कि -173 डिग्री सेल्सियस। अब हीलियम ने क्या किया, धूल कण को अपनी ओर खींचना शुरू किया और सारे गैस के अणु इतने मात्रा में थे कि आपस में उनका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा था। तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण आपस में एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगे और खींचते वो एक सघन बादल सा बना लिया। पूरा ब्रह्मांड के अंदर एक बहुत बड़ा सघन बादल का रूप ले लिया। और वो बादल के रूप के अंदर हाइड्रोजन थे, हीलियम थे, और वो आपस में एक दूसरे के तरफ खींचते रहे और खींचते उन्होंने एक ठोस गोला बना लिया। तो तारों के बनने की प्रक्रिया में पहले जब हाइड्रोजन और हीलियम और कुछ धूल कण के बादल जो ब्रह्मांड में थे, उस बादल को सबसे पहले नेब्यूला यानी कि निहारिका कहा गया। तो सवाल में आएगा कि तारों के बनने की प्रक्रिया में सबसे फर्स्ट स्टेज क्या था, तो सबसे पहला स्टेज था निहारिका, इसको इंग्लिश में नेब्यूला कहते हैं। और ये इस स्टेज में क्या था कि हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण ब्रह्मांड के अंदर बादल के रूप में, एक ठोस संघनित बादल के रूप में घूम रहे थे या फिर संघनित बादल बना लिए थे। अब क्या है कि इस बादल के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम है, तो उनका ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि दुनिया के हर कण के पास एक अट्रैक्शन पावर होता है, आकर्षण शक्ति होता है, वो हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। तो यहाँ भी वैसा होगा कि हर चीज़ में कोई ना कोई अणु होता है। तो गैस के साथ भी वैसा ही था, हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में थे तो बहुत ज़्यादा अणु था। और वो हर अणु का अगर थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स होगा तो मतलब बहुत सारा अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। और उस अट्रैक्शन पावर के कारण अपनी ओर उन्होंने खींचना शुरू किया। और जैसे ही खींचना शुरू किया तो उन्होंने सारे चीज़ों को खींचकर और एक ठोस गोला बना लिया इस टाइप का, और इसको कहते हैं प्रोटो स्टार। तो सबसे फर्स्ट स्टेज तारों के बनने की सबसे पहली प्रक्रिया में हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कण का बादल, जो किसी शेप में नहीं थे, जैसे मर्जी वैसे थे, उसको कहते हैं नेब्यूला यानी कि निहारिका। इन्होंने क्या किया, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण आपस में एक दूसरे को अपनी ओर खींचना शुरू किया और खींचकर ऐसा गोला बनाया, और इस गोले को कहते हैं प्रोटो स्टार, इसको कहते हैं प्रोटो स्टार। अभी क्या है कि प्रोटो स्टार में लाइट नहीं है, प्रोटो स्टार में लाइट नहीं है। जब इसमें लाइट आ जाएगा तब ये कंप्लीट स्टार बन जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए कि क्या होता है ना कि अपने यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पर्व के रूप में है छठ पूजा। छठ पूजा में क्या होता है कि ठेकुआ बनाने के लिए आदमी सारा मटेरियल लाता है, सूजी, चीनी वगैरह। तो वो मटेरियल हो गया, जहाँ तहाँ फेंका हुआ है, तो वो वही उसको उसी तरह समझिए कि हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कण जहाँ तहाँ फेंका हुआ है, मटेरियल है, तो इसको निहारिका कहते हैं। जैसे उस मटेरियल को समेट कर और उसको ठेकुआ का रूप दे दिए तो वो रूप मिल गया, तो प्रोटो स्टार टाइप एज ए ठेकुआ। जब तक कच्चा है तो रूप कैसा है, प्रोटो स्टार। तो अभी क्या है, ये प्रोटो स्टार कच्चा है, जब उसी को हम तेल में तल देंगे तो कंप्लीट पक जाएगा, और जब पक जाएगा तो स्टार बन जाएगा।
तो वही प्रक्रिया इसमें भी होगा। सबसे पहले क्या है कि हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कण का मटेरियल नीहारिका, उसके बाद यह एक ठोस गोला यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, हर चीज़ को आपस में अपनी ओर खींच रहा है और खींचते खींचते एक ठोस गोला बना लिया और इस गोला को कहते हैं प्रोटोस्टार। अब प्रोटोस्टार बन गया। प्रोटोस्टार के बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन समझिए। क्या है कि इसमें हाइड्रोजन भी है और हीलियम भी है। तो जब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के अणु एकदम कोर के सेंटर में जाएंगे तो हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराने लगते हैं और हाइड्रोजन के 4 अणु आपस में टकराकर एक हीलियम बनाते हैं और वो हीलियम फिर जल जाता है। जलने के पश्चात इन तारों में हीट एंड लाइट आता है और जैसे ही हीट एंड लाइट आएगा बस कंप्लीट तारा बन जाएगा। ये पूरा पक गया। अब इसमें कंप्लीट तारा बन जाएगा। तो इसको थोड़ा समझिए कि इस तारों में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो 70%। हमेशा सवाल में पूछा जाता है तारों में हाइड्रोजन का प्रतिशत 70% और हीलियम 28% लगभग। ठीक, अब हाइड्रोजन चेंज होगा हीलियम में क्योंकि हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराएंगे और 4 अणु मिलकर एक हीलियम बनाएंगे और हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा हीलियम में। तो आप इसको सीधा याद रखिए कि हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम, और जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होंगे तो ये जलना शुरू करेंगे और जलेंगे तो इस तारों के अंदर क्या हुआ, हीट एंड लाइट आ जाएगा और जैसे ही लाइट आएगा ये कंप्लीट तारा बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो तारों में जो हीट एंड लाइट आता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा? तो वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा तारों में हीट एंड लाइट आता है और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है? हीलियम में। हाइड्रोजन का प्रतिशत 70 और हीलियम का 28% और इस तरह से कंप्लीट एक तारा का निर्माण हो जाता है। अब क्या है कि जब तारों का निर्माण हो जाएगा, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, जन्म के बाद थोड़ा बड़ा होता है, फिर जवान हो जाता है, उसके बाद वह फिर वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगता है धीरे धीरे। जैसे ही पूरा वृद्धा हो जाता है फिर उसके डेड हो जाता है, मर जाता है। तो सेम तारा जब अभी बना है, जन्म लिया है, तो ये भी मरेगा क्योंकि दुनिया का हर चीज़ जो हमको दिखता है तो वो क्या है कि जो जन्म लिया है, जो दिखता है, जो बना है, उसका एक ना एक दिन वैलिडिटी ख़त्म होना है। तो तारों के साथ भी ऐसा ही होगा कि तारा जन्म लिया है और इसमें हाइड्रोजन जो है एकदम कैलकुलेटेड है, हीलियम भी कैलकुलेटेड है। जैसे ही हाइड्रोजन ख़त्म होगा तो वो क्या होगा, हीलियम में चेंज करना बंद कर देगा। हीलियम में चेंज करना बंद कर देगा तो उसको ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा और उससे लाइट एंड हीट खत्म हो जाएगा। और जैसे ही लाइट एंड हीट खत्म होगा ये तारा खत्म, मर गया। तो सेम यही चीज़ होगा। अब क्या है कि तारा बन गया, अब बनने के बाद इसके मरने की प्रक्रिया यानी कि डेड होने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो अभी तक जो हमने देखा वो तारों के बनने की प्रक्रिया को देखा। अब हम लोग देखेंगे तारों के समाप्त होने की प्रक्रिया को। लेकिन उससे पहले अभी तक में कौन कौन सा सवाल जो हमसे पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल पूछेगा कि तारों की उत्पत्ति के क्रम में सबसे फर्स्ट स्टेज क्या था? तो सबसे पहला स्टेज नेब्यूला यानी कि नीहारिका बना। और इस नीहारिका में क्या होता है कि हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण बादल के रूप में ब्रह्मांड में घूमते हैं। अब क्या होगा कि इसके दूसरा स्टेज में क्या होगा कि इसके अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये एक ठोस सेलेस्टियल बॉडी बना लेंगे, उसको कहते हैं प्रोटोस्टार। तीसरा स्टेज में क्या होगा कि प्रोटोस्टार के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होना शुरू होंगे और इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के द्वारा तारों में लाइट एंड हीट आ जाएगा और जैसे ही लाइट एंड हीट आएगा ये जलना शुरू हो जाएगा और तारा एकदम लाइट करेगा तो इसको कंप्लीट तारा कहेंगे। तो तारों का निर्माण हो गया। दूसरा सवाल आएगा कि हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 70% लगभग, हीलियम का 28% लगभग। हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम यानी कि हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा तारों में लाइट एंड हीट आ जाता है। एक नया सवाल आपसे पूछेगा कि तारों में समस्त ऊर्जा किस रूप में विद्यमान रहती है? तो तारों में जो समस्त ऊर्जा रहती है वो प्लाज्मा के रूप में विद्यमान रहती है। थोड़ा प्लाज्मा को समझिए। प्लाज्मा क्या होता है कि आप गोंद को देखिए, जैसे गम होता है, हम लोग फेवी गम खरीदते हैं पेपर को साटने के लिए, तो गम को निकाल के हाथ पे रखिए और उसको उंगली से घुमाइए तो पूरा लिबिर चिबिर घूमता है। वैसा ही होता है प्लाज्मा, गोंद के जैसा। उसको बीच वाला सेंटर को जैसे तुम घुमाओगे तो बीच वाला घूमेगा स्पीड में जहाँ हम घुमा रहे, उसके बगल वाला धीरे धीरे, और उसके सबसे कगरी में जो होगा वो और धीरे धीरे, मतलब लेवराइल रहता है, उसको कहते हैं लिबिर चिबिर। तो प्लाज्मा जो होता है वो लिबिर चिबिर होता है। सारा ऊर्जा जो है इसमें प्लाज्मा के रूप में तारों में उपस्थित रहता है।
तो एक भी सवाल छूटेगा नहीं। आप इसको वीडियो को बार बार रिटर्न रिवाइज करके 1-2 बार देखिए, सवाल पूरा कंप्लीट बनेगा, ठीक है। और इसके बाद अब क्या है, तारा बन गया, अब तारे के मरने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लेकिन इससे पहले एगो बात सुन लो। अभी क्या हुआ कि थोड़े दिन पहले की बात है कि एक जगह कहीं एम्पलीफायर में गाना बज रहा था कि राजा ऐसे काहे देखता रहो जैसे देखला न पहिले। तो हमने कहा कि ये बबनी, तुम्हारा राजा ऐसे इसलिए देख रहा है कि तुम उसको बार बार प्यार की चिंगारी लगा रही हो, और वो राजा तुम्हारा है पेट्रोल, प्यार का चिंगारी लगेगा, लहक जाएगा और उसी आग के लपेटे में तुमको भी खींच लेगा। तो इसलिए ये जो प्यार वाला लॉलीपॉप उसको दिखाती हो बंद करो, थोड़ा राजा पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, और उसके आग के लपेटे से तुम भी बचो और उसको भी बचाओ। काहे उसको तंग कर रही है, वैलेंटाइन आ रहा है, वैलेंटाइन आ रहा है तो आ रहा है। एक गजब आदमी हो यार, थोड़ा ध्यान दो इधर भी। चलो ठीक है, अभी क्या है कि हम लोग तारों की उत्पत्ति की बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तारा उत्पत्ति जन्म ले लिया, और जो जन्म लिया मरेगा, ससुराल जाएगा। वो जन्म लिया है तो मरना एकदम फिक्स है, तय है, कोई घमंड नहीं, ठीक है ना। तो जन्म ले लिया तारा। अब क्या है कि तारों के मरने की प्रक्रिया में दो स्टेज आप ऊपर का सीरीज देख रहे होंगे, एक लाइन, दूसरा स्टेज नीचे का। तो सबसे पहले हम ऊपर की बात करेंगे। क्या है कि एक सीमा तय किया गया, सीमा कि तारा जो होगा, यानी कि जो ये तारा जन्म लिया, इस तारे का वजन सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से कम हो, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम हो, तो वो बनेगा इस लाइन में सबसे पहले रक्त दानव। क्या बनेगा? रक्त दानव। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेड जेंट। अब क्या है कि सीमा को जो तय करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और वो भारत के ही थे। उन्होंने ये सीमा फिक्स किया कि जब कोई तारा जन्म लिया है और वो मरने की प्रोसेस में जाएगा, डेड होने की प्रक्रिया में जाएगा, यदि तो जाएगा तो उसमें पहला कंडीशन जो होगा कि यदि तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से कम है, तो वो बनेगा रेड जेंट। मरने की प्रक्रिया में पहला स्टेज में वो बनेगा रेड जेंट, और उसको हिंदी में कहते हैं रक्त दानव। और यहीं पर फिर दूसरा स्टेज में जाने के लिए है कि यदि इस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना या उससे ज़्यादा हो, तब यह पहला स्टेज, यानी कि डेड होने की प्रक्रिया में पहला स्टेज में ये बनाएगा रेड सुपर जेंट। इसको कहते हैं रक्त महादानव। अब इसको कह सकते हैं रक्त महादानव को रावण, और रक्त दानव को कह सकते हैं रावण का बेटवा, ठीक है ना, रावण का बच्चा, ठीक है ना। ये रक्त महादानव और ये रक्त दानव। अब क्या होता है कि तारे जब मरने लगते हैं, डेड होने के प्रोसेस में होते हैं, उस क्रम में वो दो स्टेप लेते हैं, फर्स्ट ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला स्टेज पर बात करते हैं कि इस तारे का वजन सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना कम है, और ये बना लिया रेड जेंट। क्या बना लिया? रेड जेंट, रक्त दानव। अब रक्त दानव इसलिए बनाएगा कि तारा में क्या है, हाइड्रोजन 70% है, और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब तक हाइड्रोजन रहेगा तभी तक हीलियम में कन्वर्ट होगा। हाइड्रोजन खत्म तो हीलियम में कन्वर्जन होना बंद हो जाएगा। सिर्फ इसमें अकेला क्या, हाइड्रोजन खत्म हो गया तो बचा हीलियम। तो हीलियम जितना देर बचेगा उतना देर जलेगा और उसमें उतना लाइट देगा, और हीलियम का पावर होता है कम, तो इस कम लाइट देगा और ये लाल कलर का दिखने लगेगा मरने की प्रोसेस में। अब क्या है कि इसका ईंधन ही खत्म हो गया। ईंधन जब खत्म हो गया, इसके पास सिर्फ हीलियम बचा है, तो हीलियम से जितना देर ईंधन रहेगा उतना देर जलेगा। तो ये क्या हो कि बुढ़ौती में आ गया इधर, तो ये बना लेगा रक्त दानव। ये लाल कलर का जलेगा, सिर्फ इसमें हीलियम होगा, और इसलिए इसको कहते हैं रक्त दानव, रेड जेंट। अब क्या है कि हीलियम है, धीरे धीरे हीलियम भी क्या है, ख़त्म होना शुरू होगा। अब हीलियम जलते रहेगा और वो अब कार्बन में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा हीलियम। तो हीलियम जलते हैं और कार्बन में चेंज होना स्टार्ट हुआ। तो जैसे जैसे हीलियम खत्म होगा, खत्म होने के पश्चात वह वाइट ड्वार्फ बना लेगा, श्वेत बामन बनाएगा। तो थोड़ा समझिए, इसको जीवाश्म तारा कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जब हीलियम इसमें था, कंप्लीट हीलियम था, तो ये लाल कलर का जल रहा था, कंप्लीट खूनी लाल, इसलिए इसको रक्त दानव कहते हैं। और जैसे ही हीलियम खत्म होना शुरू हुआ तो ये बना लिया वाइट ड्वार्फ, यानी कि श्वेत बामन। वाइट ड्वार्फ में क्या होता है कि इसमें कहीं कहीं पर हीलियम है, जैसे कहीं कहीं पर हीलियम है तो ये जल रहा है, कहीं कहीं पर हीलियम है तो जल रहा है, कहीं कहीं पे नहीं है तो इसमें लाइट नहीं है, मतलब धब्बा
कलर का आपको दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ लाइट होगा वहाँ वहाँ जलता दिखेगा, जहाँ नहीं रहेगा वहाँ जलता नहीं दिखेगा। तो इसीलिए श्वेत बामन को जीवाश्म तारा कहते हैं, क्योंकि इसमें जीवों का अंश अभी बाकी है, क्योंकि कभी कभी जल रहा है और कहीं कहीं बुझाइल है। तो वो जहाँ जल रहा है तो वहाँ का लाइट दिख रहा है, जहाँ नहीं जल रहा नहीं दिख रहा, धब्बा कलर का दिख रहा। अब लाइट कम रहेगा तो ये सफ़ेद दिखेगा, इसलिए इसको वाइट ड्वार्फ कहते हैं, ठीक है ना। और वाइट ड्वार्फ कहते हैं, और इसी वाइट ड्वार्फ यानी श्वेत बामन को जीवाश्म तारा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवों का अंश अभी इसमें बाकी है, इसलिए इसको जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। सवाल में पूछा जाता है कि तारों के डेड होने की प्रक्रिया में सबसे पहला प्रोसेस, तो पहला प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है कि यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से कम है तो वो सबसे पहले बनेगा रेड जेंट, रक्त दानव। इसलिए बनेगा कि हाइड्रोजन उसमें ख़त्म हो गया है, सिर्फ हीलियम बचा है। हीलियम का पावर हाइड्रोजन से कम होता है तो लाइट कम करेगा, और ये लाल कलर का, खूनी लाल कलर का ये जलता हुआ इसमें लाइट प्रकाश उत्पन्न होगा, इसलिए इसको रेड जेंट, रक्त दानव कहते हैं। अब रक्त दानव जो अगला स्टेप में कन्वर्ट होगा वो वाइट ड्वार्फ बनेगा। इसलिए बनेगा कि अब हीलियम भी ख़त्म होने को है। कहीं का हीलियम ख़त्म हो गया तो वो कार्बन में चेंज हो गया, कहीं का हीलियम है तो जल रहा है, मतलब हुकुर चुकुर पे है। जब आदमी मरने लगता है ना तो लास्ट स्टेज में क्या हुक्की पे, कि अब जो है दादाजी जाएंगे। और बहुत आदमी फिक्स कर लेता है कि अब भोज होगा। एक को दादाजी अरियल होते हैं कि जाने के क्रम में हुक्की पे पहुंच के एकदम लोली पे और सट से वापस घुर के आ जाते हैं। सारा सपना चूर चूर हो जाता है कि अभी चलता भोज, रगड़ के 4-5 दिन सब चौपट कर दिया आप। तो वैसा ही चौपट करने वाला नहीं है, लेकिन क्या है कि हुकुर चुकुर की स्थिति में जाके ही मरना इसको फिक्स है। तो जहाँ जहाँ हीलियम होगा वहाँ वहाँ जलेगा, जहाँ हीलियम नहीं होगा वहाँ बुझल रहेगा। तो जहाँ जलेगा तो थोड़ा थोड़ा ये जलता हुआ दिखेगा कहीं कहीं, इसलिए इसको वाइट ड्वार्फ कहते हैं, श्वेत बामन। और इसी को फॉसिल्स स्टार, जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। जीवाश्म इसलिए कहते हैं कि इसमें जीवों का अंश अभी बाकी है, कहीं कहीं जल रहा है, ठीक है ना। अब जब कंप्लीट इसका सारा हीलियम जलकर और वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन में तो ये कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा और ये बन जाएगा ब्लैक ड्वार्फ। और इसी ये ब्लैक ड्वार्फ जो होता है वो ब्रह्मांड का कचरा होता है। कचरा अपना कहीं कहीं घूम रहा है ब्रह्मांड में, मज़ा ले रहा है अपना। जैसे देखते हैं ना कि गांव में एक आध गो लड़का जो कचरा टाइप का होता है, अपाची ले लिया, घूम रहा है गाँव में, मज़ा ले रहा है एकदम लेवराइल। तो वैसे ही लेवराइल अपना मज़ा ले रहा है, तो ये ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है, खूब गांव में घूमेगा, मज़ा लेगा, ब्रह्मांड में मरले तो है, ये है इसका बॉडी कहीं से कहीं घूम के कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। तो ये बन गया ब्लैक ड्वार्फ। तो ये पहला सीरीज में तारों का समाप्ति यहाँ आके हो गया, तारा मर गया, डेड हो गया। अब दूसरा लाइन को समझिए। अब दूसरा लाइन में सबसे फर्स्ट स्टेज है कि यदि ये तारा जो जल रहा था अभी, जिसमें हाइड्रोजन लबालब भरा हुआ था, हीलियम लबालब भरा हुआ था, अब क्या है कि इस तारे का वजन अगर सूर्य के द्रव्यमान सोलर मास का 1.44 गुना या उससे ज़्यादा होगा तो ये बनाएगा रेड सुपर जेंट। इसको कहते हैं रक्त महादानव। क्या बनाएगा? रेड सुपर जेंट। अब इसमें हीलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में, और ये सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा बड़ा है। सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा है तो बहुत बड़ा होगा और बहुत ज़्यादा हीलियम होगा। तो बहुत ज़्यादा हीलियम होगा तो हीलियम आपस में एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगेगा, है कि नहीं। और उसमें फिर से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, हीलियम कन्वर्ट टू हीलियम, और वो खींचने लगेगा और खींचने लगेगा, इतना ज़्यादा खींच लेगा, इतना ज़्यादा सघन डेंसिटी बना लेगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और वो एक लाइट करेगा, तारा बनाएगा, अभिनव तारा। और जब ये लाइट करेगा तो एकाएक इसमें ब्लास्ट होगा, अभिनव तारा में ब्लास्ट होगा, और इस ब्लास्ट को कहते हैं सुपरनोवा ब्लास्ट। तो सवाल में पूछा जाता है कि सुपरनोवा ब्लास्ट किस तारे में होता है, तो ये अभिनव तारा में सुपरनोवा ब्लास्ट होता है। और जब ब्लास्ट होगा तो यह दो टुकड़ों में बटेगा, एक बनेगा न्यूट्रॉन स्टार और दूसरा ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार जो इसके बाहरी कण वगैरह होते हैं, गैस के कण, इसके अलावा छोटे छोटे धूल के कण, वो बन जाएंगे न्यूट्रॉन स्टार। और जो इसके क्रोड में यानी कि बीच सेंटर का जो बहुत कठोर थे, जिसका डेंसिटी खूब ज़्यादा बढ़ गया था, वो बनाएंगे ब्लैक होल। अब क्या होता है कि न्यूट्रॉन स्टार बनाएंगे। न्यूट्रॉन कहने का मतलब है कोई चीज़ न्यूट्रल है। न्यूट्रल जैसे गाड़ी को हम लोग न्यूट्रल कर देते हैं, इसको जिधर धकेलेगा उधर धकलाएगा, तो वैसा ही हो जाता है न्यूट्रॉन स्टार। वो जिधर बेचारा एकदम लेवराइल घूरता है, जिधर धकेल दो उधरे
एकदम लोट पोट के चलेगा, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन गया। अब न्यूट्रॉन स्टार के बाहरी चारों ओर ये क्या होता है कि पल्सर और क्वेसर घूमता है। तो पल्सर और क्वेसर क्या होता है कि इसी का टूटा हुआ हिस्सा होता है जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जिसके कारण यह बहुत तेज़ी से घूमता है। तो न्यूट्रॉन का जो बड़ा हिस्सा टूटा हुआ घूम रहा है उसको पल्सर, और पल्सर से जो छोटा है उसको कहते हैं क्वेसर। और ये दोनों बहुत तेज़ी से घूमने वाले तारे हैं। सवाल में पूछा जाता है कि बहुत तेज़ी से घूमने वाले तारे कौन से हैं, तो वह है पल्सर और क्वेसर, जो बहुत तेज़ी से घूमने वाले तारे हैं। इसके अलावा एक बना ब्लैक होल। तो ब्लैक होल को समझिए। ब्लैक होल क्या है कि ब्लैक होल जो है इस अभिनव तारे के क्रोड में था और इसका डेंसिटी खूब बढ़ गया था। इतना डेंसिटी बढ़ गया कि अगर आप इसका जो है 1 चम्मच मटेरियल आप निकालेंगे तो उसका वजन लगभग 10-20 कुंटल हो जाएगा। 10-20 क्विंटल उसका वजन हो जाएगा, इतना डेंसिटी बढ़ गया। अब क्या है कि जब डेंसिटी बढ़ेगा तो इसका कहीं ना कहीं मास बढ़ेगा, और मास द्रव्यमान जब बढ़ेगा तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा ज़ोर से काम करेगा, और जब ग्रेविटेशन फोर्स खूब काम करेगा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के जरिए वो क्या करेगा, हर चीज़ को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा, एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, किसी वो चीज़ को बाहर रिफ्लेक्ट होने नहीं देगा। तो ये ब्लैक होल क्या करता है कि जब सूरज की किरणें आती है, थोड़ा सूरज की किरण को समझिए कि जब सूरज से लाइट आती है, नेचुरल लाइट है, तो लाइट जब अर्थ पर आती है तो उसमें 7 कलर होता है, ठीक। अगर ये वाइट बोर्ड है, इस बोर्ड पर वो लाइट पड़ेगा और बोर्ड क्या करेगी, सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देगी, तो ये बोर्ड का कलर हमको वाइट दिखेगा। अगर सारा कलर ये लाइट अब बोर्ड अब्जॉर्ब कर ले, एक भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करे, तो ये बोर्ड बिल्कुल हमको ब्लैक दिखने लगेगा। तो वैसा ही होता है ब्लैक होल में। ब्लैक होल में क्या है कि चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जितना भी लाइट आएगा यह सारे लाइट को अपनी ओर खींच लेगा, और सारा लाइट जब यह अपनी ओर खींच लेगा, एक भी को रिफ्लेक्ट होने नहीं देगा, तो ये कंप्लीट काला दिखेगा। और जैसे ही यहाँ प्रयोगशाला से या फिर अंतरिक्ष से स्कोप से ब्लैक होल को देखा जाता है तो आकाश में एक होल टाइप का दिखता है, इसलिए इसको ब्लैक होल कहते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले हमारे भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर के द्वारा 1972 में बताया गया, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और दूसरा सवाल पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला तारा कौन सा है, तो वो है ब्लैक होल, जिसका डेंसिटी सबसे अधिक है। फिर सवाल पूछा जाएगा सबसे तेज़ गति से घूमने वाला, तो सबसे तेज़ गति से घूमेगा पल्सर और क्वेसर। क्या घूमेगा, पल्सर और क्वेसर, सबसे तेज़ गति से पल्सर। अब पल्सर को तेज़ गति से इसलिए याद रखो कि एकागो लड़का को देखो, पल्सर लेगा और स्कूटी के पीछे बड़ी तेज़ी से भागता है। आजकल स्कूटी वाली भी तेज़ हो गई है, वो भी अपना स्कूटी का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, ले घूम। तो क्या है कि पल्सर घूम रहा है, क्वेसर है स्कूटी, वो ओकरा तेज़ी से भाग रहा है। तो पल्सर और क्वेसर तेज़ गति से घूमने वाला तारा है। सवाल में आएगा कि पल्सर और क्वेसर कैसा तारा, तेज़ गति से घूमने वाला तारा। सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला तारा ब्लैक होल, कौन सा, ब्लैक होल। इसके बारे में किसने बताया, एस चंद्रशेखर ने 1972 में। और लास्ट आपको एक सवाल बता रहे हैं कि सबसे पहला खोजा गया जो ब्लैक होल था उसका नाम था सिजनस X1। आप इसको याद रखेंगे, सबसे पहला खोजा गया ब्लैक होल था सिजनस X1, ठीक है ना। सिजनस X1 सबसे पहला खोजा गया ब्लैक होल था, सिजनस X1। इस तरह से क्या हुआ कि आज का जो हमारा क्लास है वो फिनिश हो गया तारों की उत्पत्ति से संबंधित। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप इसको पूरे ध्यान मन लगन से पढ़िए। और वो वैलेंटाइन डे वाला आपको चस्का लग गया है कि राजा ऐसे काहे देखा तारा हो, तो वो ऐसे राजा जो है तुम्हारा ऐसे इसलिए देख रहा है कि तुम राजा को प्यार वाला लॉलीपॉप दिखा रही हो, और लॉलीपॉप देख के वो पगला जाता है कि नहीं। वो है पेट्रोल, और उसको प्यार का चिंगारी लगाओगी तो लाग जाएगा, तुमको भी आग में लपेट लेगा। तो खुद भी बचो और राजा को भी बचाओ। आई पगली प्यार वाला लॉलीपॉप क्या दिखा रहे हो, उसका परीक्षा है, SI का मेंस होने वाला है। तुम हमेशा लॉलीपॉप खा लो, लॉलीपॉप खा लो, तुम ही खाओ, और राजा तुम पढ़ो, तुम मत खाना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।